तब तक हम कुछ ग्रुप चैट करते हैं। आज आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है, एक एक्सपेक्टेशन, आप आज के सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, क्या आप सीखना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। हो सकता है मैं कुछ नए पॉइंट्स ऐड करूं आपकी एक्सपेक्टेशन देख के। सो वी विल स्टार्ट सेशन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। लेट द अदर्स ज्वाइन। अंकुर जी, आरजू, अशोक जी, भूपेंद्र जी, ओके, देव जी। कोर्स ज्वाइन कीजिएगा नहीं कीजिएगा, लेकिन आई एम श्योर एटलीस्ट कुछ मैं कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ कि आज के सेशन में भी आपको कुछ एटलीस्ट इतना लर्निंग मिले कि आपको कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट हो। जी। सो एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू? सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस सेशन को कितना इंटरेक्टिव रखेंगे। उतना ही ज्यादा मजा आएगा नॉलेज शेयर करने में। और उतना ही आप लोग भी ऑलमोस्ट 8:30 पे आपने ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई पैशन है, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यूरियोसिटी है कि आप लोग सीखना चाहते हैं। दैट्स वाई आपने इस टाइम पे ज्वाइन किया है। सो अगर मैं आपके पॉइंट्स कनेक्ट कर पाऊंगा तो इट विल बी गुड फॉर मी। ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस वाली बातें हो रही हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। प्लीज पुट पीपीटी। ओके, मैं पीपीटी स्लाइड मोड में डालता हूँ, विंध्याचल जी। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आप सब जो आज के सेशन में कितने एक्सपीरियंस है। इट्स ऑल अबाउट, आपको पता है आज का सेशन है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड रहने वाला है। सो आप लोगों को एक्सपीरियंस कितना है मार्केट में? 2-3 years, 0? ओके, 5 months। सो सम ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस और कुछ लोग फ्रेशर हैं। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे विद ए माइंड ऑफ फ्रेशर कि मैं, जो भी लोग आप इस सेशन में हैं, आप एज्यूम कीजिए आप फ्रेशर हो, बिकॉज क्योंकि काफी लोगों का एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ, काफी लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, पैसा नहीं बनाया। दैट मीन्स स्टिल यू आर इन लर्निंग मोड। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप में से काफी लोग मुझे जानते हैं। My name is Ravindra Bhardwaj. From 2006 I am into financial market. 2006 से मैंने बाजार देखा है। 2006 when I was in student age, studying in Delhi University. So वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड सर्कल में हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया। जैसे आजकल आपने कोविड के बाद बूम देखा और उसके बाद काफी सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर ऐड हुए। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ। ऑलमोस्ट आई वॉज बैंक दैट मोमेंट एंड आई वॉज इन डेट, मैं कर्ज में था। और बट माई ओल्ड फ्रेंड लेफ्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। सो सभी ने वो छोड़ दिया, बट आई वॉज मच पैशनेट अबाउट दैट। मेरा एक पैशन था, मार्केट से सिर्फ पैसा कमाना नहीं था मेरा। एक स्टॉक मार्केट एक पैशन बन गया था। और उसके बाद से मैंने सीखना स्टार्ट किया। और उसके बाद से जो एक लाइफस्टाइल जो मैं एक्सपेक्ट करता था एटलीस्ट, वो एक लाइफस्टाइल मैंने अपना खुद एक अचीव किया। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप किस माइंडसेट से किस प्रोफेशन को अचीव करना चाहते हो। किस, जैसे काफी आपने देखा होगा, काफी लोग को यूपीएससी के लिए एक पागलपन की हद तक दीवाना होता है, यूपीएससी क्लियर करना है। और ऐसा ही सेम स्टेज मेरे लिए था कि मेरे को स्टॉक मार्केट में सक्सेस चाहिए। सो अगर आप किसी भी चीज को, एक शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी भी चीज को अगर अ, दिल से चाहो तो कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है हम में भी। अगर किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस होना है तो उसके लिए आपके अंदर पैशन कितना है, ये डिपेंड करता है। सो आज मैं रियलाइज करता हूँ, मैं 2006 में जब स्टॉक मार्केट में आया, आई वॉज दैट टाइम नियर 18 years और 19 years, 18-19 साल का मैं था। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मुझे लोग बोलते हैं कि यार आपने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया कि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है। स्टिल मुझे लगता है मैं 18 साल लेट था स्टॉक मार्केट में। मेरे को स्टार्ट कब हो जाना चाहिए था? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब मैं पैदा हुआ दैट मीन्स मेरे पेरेंट्स को भी फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज होती। और वो मेरे पैदा होते ही मेरे लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करते। तो दैट मीन्स जहां जो वेल्थ मैंने अब क्रिएट की है वो कहीं बहुत बड़ी मल्टीप्लाई वेल्थ होती। सो आज वैसे ही कुछ हम डिस्कस करेंगे। इट्स नेवर लेट, जब जागे तब सवेरा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वी ऑल हैव ड्रीम्स।
हमारे सबके सपने होते हैं, ठीक है। तो आज हम इस सेशन में कवर करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट करनी है, हमारे फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव होंगे, और फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी कोई बात नहीं करता। बहुत से लोगों को ये टॉपिक नहीं पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। बिकॉज हम हमें लगता है कि यार मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, वो जो पैसा आ रहा है देर सवेर वो जुड़ जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जो कहीं ना कहीं अच्छे पे स्केल पे भी हैं, अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, लेकिन टिल द रिटायरमेंट के टाइम तक उनके एक्सपेंसेस की वजह से उनकी सेविंग इतनी नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद जो एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं ये लाइफस्टाइल अचीव करूंगा, ऐसे मेरे को रहना है, मैं वर्ल्ड टूर लूंगा, ये करेंगे, तो वहां तक हमारी सेविंग नहीं होती बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। और डिफरेंस आज हम पता करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग कैसे हैं और कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। सो हमारे हम सभी के पास ड्रीम्स है। आज जिसकी भी जो एज है, सपोज कोई यंग एज में है, किसी को आज घर बनाना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को हो सकता है बच्चों की पढ़ाई करनी है, किसी को हो सकता है रिटायरमेंट फंड चाहिए, कि हमारे सबके पास ड्रीम है। लेकिन ड्रीम जिसकी आज वैल्यू है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि अभी मेरे को एक सपोज मेरे को एक मकान लेना, 2 BHK फ्लैट लेना है, आज जिसकी वैल्यू 1 CR है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर के बाद वो वैल्यू 1.3 CR हो जाएगी। सो अगर आज मैं माइंड में 1 CR की सेविंग के लिए पैसा सेव करना स्टार्ट करूं, आफ्टर 5 ईयर्स वो भी मेरे लिए कम होगा। आज मैं अपने बच्चे के लिए अगर हायर एजुकेशन का प्लान करता हूं, आज जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, 20 साल के बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी। आज सपोज 50 लाख रुपए हो सकता है 1.5 CR। तो अगर मैं माइंड सेट में अपना 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करने की सोचता हूँ, तो वो उस टाइम पे मैंने 50 लाख अचीव कर भी लिया, तब भी वो सफिशियंट नहीं होगा। बच्चों की शादी करनी है, आज अगर शादी की कॉस्ट 25 लाख है, 50 लाख है, जब तक बच्चे की शादी लायक एज होगी वो मोर देन 4 टाइम्स बढ़ चुकी होगी। रिटायरमेंट फंड, जो अगर मेरे को लगता है कि मेरे लिए रिटायरमेंट मंथली, आज मैं 25 से 50 हजार रुपए मंथली में अपना गुजारा कर सकता हूं, लेकिन मेरी रिटायरमेंट में अभी 30 साल है, तो वो 30 साल के बाद एटलीस्ट अगर आपको आज 1 लाख रुपया चाहिए, तो 30 साल के बाद वो 3 से 4 लाख रुपए आपको चाहिएगा। उसका रीजन क्या है? क्या कोई चैट बॉक्स में डालेगा ये जो पैसा बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? कि आज जब सपोज मेरे को एक गाड़ी चाहिए जिसका मैं सपना देखता हूँ, और आज उसकी वैल्यू सपोज 50 लाख है, और मैं सपना देखता हूँ कि मेरे को वो 5 साल बाद गाड़ी लेनी, उसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 70-80 लाख। तो उसका रीजन क्या है? क्या मैं आज से वो 50 लाख रुपए सेव करना स्टार्ट करूं, या मैं पहले से ही वो 80 लाख के लिए प्लान करूं? बिकॉज बहुत से लोग ये प्लान नहीं करते कि जो ये 50 लाख है इसके पीछे एक रीजन आता है। करेक्ट, ड्यू टू इन्फ्लेशन। करेक्ट मोहित जी, अनिल जी, ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो आपके पैसे की वैल्यू को, परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता रहता है। आज सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आज के टाइम में जो वैल्यू आप में से काफी सारे लोग होंगे जो एज भी हैं, हो सकता है कुछ मेरे से एज में सीनियर भी हों आज के सेशन में। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, जब मैं स्कूल में था, मेरे पापा आर्मी में थे, तो उनकी सैलरी थी ऑलमोस्ट 90 के आसपास की बात है, जो जहां तक मुझे याद है 2000 रुपीज, 2000 रुपये सैलरी होती थी, 2 से 3 हजार रुपये शायद। तो उस टाइम पे 90s के आसपास की, जो मेरी मम्मी बताती है, तो 90s में हम 2 से 3 हजार रुपए में हाउस एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड और हमारी एजुकेशन वो सब होता था। तो दैट, और जो आज के हाउस एक्सपेंसेस है वो नियर अबाउट 1 लाख हो गए। तो 30 साल पहले 3 हजार, जो 4 हजार रुपए की वैल्यू इक्विलेंट टू आज नियर अबाउट 1 लाख थी। तो अब आप देखिए, 1980 में, 1970 की हम बात करें, किसी के पास अगर 2 हजार रुपए होते थे, तो दैट मीन्स 2000 इन 1970, तो उसके दैट मीन्स वो उस टाइम पे एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग
फैमिली थी, और जिसके पास 90-50, 90-30, हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर 1930 के आसपास किसी के पास 2-3-4 हजार रुपए रहते थे, तो दैट मीन्स आज के टाइम जैसे आज, दैट मीन्स वो आज जैसे करोड़पति लोग हैं, वहां पे वो 3,000-5,000 रुपए की वैल्यू इक्विवेलेंट टू आज के करोड़पति के बराबर होती थी। अब उसी एग्जाम्पल को सोचिए, अगर किसी के ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपनी पुरखों के लिए वो पैसा सेव किया होता, 3,000 रुपए या 5,000 रुपए एक बॉक्स में डाल दिया होता, और एक ट्रेजर बॉक्स में डाल दिया होता, और आज उनकी जनरेशन को ट्रेजर बॉक्स मिलता, तो उनको क्या सरप्राइज होता? क्या उस पैसे की वैल्यू आज कितनी होती? दैट मीन्स उन्होंने ऑलमोस्ट 80-90 ईयर से वो पैसा सेव किया, 3,000 रुपए, और आज भी वो वैल्यू 3,000 रुपए है। लेकिन अगर वही पैसा उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता, हो सकता है रियल एस्टेट में, हो सकता है गोल्ड में, हो सकता है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो भी उस टाइम पर थे, तो उस पैसे की वैल्यू आज कहां पर होती? तो ये डिफरेंस है कहीं ना कहीं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। जैसे मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, हम छोटे थे, हम घर पे थे, तो हमारी मम्मी पैसे, हमारे ऑलमोस्ट इंडियन मदर्स को सेविंग की हैबिट होती है, लेकिन इंडियन मदर्स को इन्वेस्टमेंट का नहीं पता। हमारी मम्मी क्या करती थी, सेव करती थी, पैसा सेव किया तो सबसे बड़ा सेविंग ऑप्शन क्या होता था, उनके पास किचन में रखा हुआ एक बॉक्स, किचन में वो कैश रखते थे, या कहीं ना कहीं अपने पैसे छुपा के रखते थे फॉर इमरजेंसी फंड। वो अच्छी बात है, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इट्स नॉट ए बैड थिंग। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अवेयर होते, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन जो मदर्स होती हैं, उनके पास उस टाइम पे 20-20 साल से वो कैश होल्ड करके बैठती हैं, उनकी परचेजिंग पावर तो डे बाय डे कहीं ना कहीं कम हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। उनकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन की वजह से कम हो रही है, अगर लेकिन उन्होंने वही पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो आज उस पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ गई होती। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने गोल्स, और अपनी आने वाले फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट रिटायरमेंट फंड, कहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करें। और सेशन के एंड में, लॉन्ग टर्म की तो हम बात कर ही रहे हैं, सेशन के एंड में शॉर्ट टर्म की भी बात होगी, और एक कुछ ऐसी चीज मैं बताऊंगा जहां पे आपका पैसा 100% सेफ रहने वाला है। आई नो कि आप लोगों को पता, हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर्स की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर्स रिस्की है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आज कुछ ऐसी नई चीज डिस्कस करेंगे जिसमें आपका पैसा सेफ होगा, जो कभी, जो चीज बैंक नहीं हो सकती, उन चीज में कैसे इन्वेस्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फ्लेशन का एग्जांपल, और आप काफी अच्छी ऑडियंस है, आप लोगों को पता है कि ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत से लोग, आप दिल से बताइए कितने ऐसे लोग हैं, आपने भी देखा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन सबको पता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई 20 साल के बाद अच्छी, उस हायर एजुकेशन चाहिए, मेरे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो एक अच्छी पेइंग जॉब में भी हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं या अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आने के बाद कितने लोग उस ड्रीम को, एक इजी हैंड होता है कि ये मैंने अच्छे से पहले प्लान किया था, और आज मेरे लिए वो सरप्लस, वो कॉर्पस मेरे लिए ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई भी जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला कोई भी है, जब वो मोमेंट आता है जहां पे हमें बड़ा फंड चाहिए कहीं भी खर्च के लिए, और हमने वो प्लान नहीं किया होता है, तो उस टाइम पे हमें बड़ी एक टेंशन होती है कि यार इतना बड़ा खर्च आ गया, या हमारे लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, भगवान ना करे किसी के घर में कोई हॉस्पिटल का खर्च आ जाए, तो वहां पे कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वहां पर हमें याद आती है कि यहाँ पे हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो आज इस सेशन के बाद सबसे पहले आपको रूल लेना है कि इस सेशन के बाद मेरे को लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्टार्ट कर देनी है। आई नो कि आप लोग ट्रेडिंग वाले भी हैं, शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं, डेली की भी बात करते हैं, लेकिन उसके पैरेलली आपको लॉन्ग टर्म हमेशा सोचना है। अब मैं वहां पे, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं 2006 से मार्केट में आया था,
अगर वही नॉलेज मेरे को 10 साल पहले होती तो यहां तक हो सकता है मेरे पास इतना फंड होता कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसका लॉजिक मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। अब हम अपने ड्रीम के लिए, जैसे मैंने बताया, हम सब सेविंग प्लान करते हैं कि हम एक एक पैसा जोड़ते हैं, लेकिन सेविंग इनफ नहीं है। हमारी नॉर्मल अप्रोच क्या रहती है? सपोज मैं 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी मेंटेलिटी क्या होती है? 1 लाख रुपए सैलरी लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सब एक्सपेंस निकालेंगे। बच्चों की स्कूल फी है, हमारे ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, कार ईएमआई है। उसके बाद अगर बामुश्किल से कुछ बचा तो उसको हम सेव कर लेंगे, नहीं बचा तो हम सेव नहीं करेंगे कि यार जो मैं कमाता हूँ वो एक्सपेंस हो जाता है, मैं सेव करूं कैसे? ये है हमारी नॉर्मल अप्रोच। हमें स्टार्ट करना है स्मार्ट अप्रोच से। स्मार्ट अप्रोच कौन सी होती है? सबसे पहले मैं कमाऊंगा, नंबर सेकंड पे सेव करूंगा। दैट मीन्स अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 20,000 में उसको सेव कर दूंगा, ठीक है? तो दैट मीन्स एक हैबिट डेवलप हो जाएगी मेरे अंदर कि मैं अपने जो एक्सपेंस है, मुझे मालूम है कि मेरे 1 लाख से 20,000 मेरे इन्वेस्ट होने हैं, मेरे पास है एक्सपेंस के लिए 80,000। तो मैं अपने एक्सपेंसेस 80,000 के अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। ये हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। अभी हमारे अंदर हैबिट कौन सी डेवलप है? मेरा माइंड सेट है कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से हो सकता है मैं 90-95,000 तक एक्सपेंस कर लेता हूँ। लेकिन जब मेरे पास होगा ये एक्सपेंस करने के लिए 80,000, तो ऑटोमेटिकली एक 20,000 का कॉर्पस धीरे 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 एक बड़ा नंबर आपके लिए खड़ा हो जाएगा, और वो नंबर आपकी सोच से ज्यादा बड़ा होगा। उसको हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे है, पीटर लिंच है, अमेरिकन बिजनेसमैन एंड स्टॉक इन्वेस्टर हैं। इनके अकॉर्डिंग इन द लॉन्ग रन इट डजेंट मैटर हाउ मच मनी यू मेक। ऐसा नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, मैटर करता है कि आपने पैसे को कितने काम पे लगाया। एक लेवल पे आने के बाद अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपका पैसा भी आपके लिए काम करना स्टार्ट करना चाहिए। दैट मीन्स आप तो काम कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने गोल्स अगर जल्दी अचीव करने हैं तो अपने पैसे को भी काम पे लगाना पड़ेगा। आप अकेले क्यों कमाओ? आपका पैसा भी आपके लिए कमाएगा ना। तो उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स देखने हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन वेल्थ है। वही पैसे से अगर अपनी वेल्थ क्रिएट करोगे तो सेविंग जो आप कर रहे हो वो आपकी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो आपके लिए आपके फाइनेंशियल गोल आपके अचीव कराने में हेल्प करेगी। लेकिन हमें करना क्या है? सबसे पहले कुछ रूल्स उसके लिए चाहिए। रूल्स क्या है? कुछ रूल्स जैसे आपने मिस किए, कुछ रूल्स मैंने मिस किए, हो सकता है बहुत से लोग मिस कर देते हैं। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट अर्ली। ये मेरे से अगर कोई भी मिलता है मैं उसको सबसे पहले बोलता हूं आप आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आज से ही इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट कर देनी। और क्या करना है? रूल नंबर 2, इन्वेस्ट रेगुलर। आप कहीं से पैसा कमा रहे हैं, आपकी जॉब है, कुछ भी है, लेकिन आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। अर्ली स्टार्ट करना है, रेगुलर करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म अनटिल अनलेस हर चीज का एक, अगर आपको सपोज बच्चे की एजुकेशन के लिए करना है, आपके बच्चे की आज 5 साल एज है, आपको हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना है, दैट मीन्स आपके पास 12 से 15 साल है। आप उस पैसे को तब तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहो। आपको रिटायरमेंट फंड के लिए चाहिए, आपकी एज 30 है और आप रिटायरमेंट एज एक्सपेक्ट करते हैं 55-60, तो आपको 30 साल तक वो पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपके लिए 10 साल की 10 साल का कोई गोल है, आपको 10 साल में घर खरीदना है, तो 10 साल के लिए एक अलग से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। वहां से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। इससे क्या होगा? एक सिस्टमेटिकली आप तो उस गोल के लिए काम कर ही रहे हो, उसके लिए साथ में आपका पैसा भी आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो दैट मीन्स डबल स्पीड से आपकी गोल अचीव होने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा? ऐसा नहीं करोगे तो जो आपने वही कि आज तो मैं 50 लाख का कॉर्पस सोच के सेविंग स्टार्ट की, लेकिन जब तक वो टाइम आया, उस टाइम पे उस 50 लाख का जो मेरा कॉर्पस था, उस टाइम पे वो वैल्यू चाहिए मेरे को 1.5 CR। तो दैट मीन्स
यू आर शॉर्ट नियर 1 CR, तो आप वहां पे फिर प्लान नहीं कर पाओगे कि मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रिटर्न्स की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल, मैं आप सबसे पूछता हूं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या है। आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं? आपके सपोज आपके भी बच्चे होंगे, आपके गोल्स होंगे, मकान खरीदना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? जी, चैट बॉक्स में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए सेशन। पीपीएफ 20,000, ओके। 20,000 मंथली, जितेंद्र जी। निफ्टी 20, गुड। गोल्ड, सो पीपीएफ में रिटर्न क्या मिलता है? पीएफ, पंकज जी, पीएफ आप पीएफ में डालते हैं तो उसमें रिटर्न क्या मिलता है? 8%, ओके। मोहित जी, निफ्टी 50 स्टॉक्स, गोल्ड, पीपीएफ, एनपीएस, लैंड, फिक्स डिपॉजिट, अच्छी बात है, काफी डाइवर्सिफाई किया आपने। लमसम 8.5, ओके। सो एक गैस करते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया हुआ है। वो क्या था? बैंक डिपॉजिट, एफडी, एंड योर पीपीएफ एंड पीएफ ऑल्सो ए काइंड ऑफ नियर अबाउट एफडी का रिटर्न। सो एक कंपैरिजन लेते हैं, ठीक है, एक कंपैरिजन लेते हैं। आप एनुअली पैसा डालते हैं पीपीएफ में, मंथली सॉरी, ठीक है, सपोज ये पैसा आप डालते हैं 20,000 मंथली। जितेंद्र जी, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। सो आप अप्रोक्स अगर पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डाल रहे हो। और मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप जॉब एटलीस्ट 20 साल तो कंटिन्यू करोगे, कि 20 साल के लिए आपने पैसा किया और आपको रिटर्न मिल रहा है 8.5%। करेक्ट जितेंद्र जी? ठीक है। अब यहां पर देखिए, आपने जो एक्चुअली अमाउंट 20 साल में पे आपने इन्वेस्ट किया नियर अबाउट 48 लाख, और मैच्योरिटी 20 साल के बाद आपके पैसे की वैल्यू बना 1.25 CR। करेक्ट। ऑलमोस्ट अगर मैं पीएफ में भी बात करूं, अगर पीएफ में पंकज जी डाल रहे हैं तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास उनके पैसे की वैल्यू बनेगी। ठीक है। अब हमें स्मार्ट अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट टूल देखने हैं। अब यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल परसेंटेज का वैल्यू दिखाता हूं आपको। सिंगल सिंगल परसेंट, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट टूल अच्छा रखें, मैं एग्रेसिव की बात नहीं कर रहा कि डायरेक्ट आपको बोलूं आप सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो, ऐसा नहीं है। हम आपकी एज की अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कौन किसको किस प्रोडक्ट में डालना है। मैं इसको, अगर सिर्फ 0.5% मेरे को ज्यादा मिले, 8.5 में मेरे को मिल रहा था 1.25 CR, सिर्फ मैं ऐसा टूल लूं जिसमें मेरे को 9% का रिटर्न मिले, ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.5% ज्यादा, तो मेरा पैसा कितना बढ़ा? वही पैसा 0.5% से ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। और अगर 10% एनुअली की बात करूं तो ऑलमोस्ट वो पैसा 26 लाख ज्यादा मिला। जी, मैं गोल्ड का भी एग्जांपल लूंगा। गोल्ड का एग्जांपल भी लेता हूं। गोल्ड का हमारा जो CAGR है, गोल्ड का CAGR है अप्रोक्स 12%। अगर मैं पिछले 10 15 20 सालों की बात करूं, अगर यही 20,000 मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, तो जो मेरे को पीपीएफ में पैसा मिल रहा था 1.25 CR, गोल्ड में वो पैसा हो जाता है 1.9 CR, ऑलमोस्ट 70 लाख ज्यादा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारे किन की, वॉरेन बफे का तो एग्जांपल आप जानते होंगे। ठीक है, वॉरेन बफे का फोटो देखते ही हमारे माइंड में क्या आ जाता है? स्टॉक मार्केट। अभी वॉरेन बफे से किसी ने, जब वॉरेन बफे से किसी ने क्वेश्चन किया कि आई वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, तो वॉरेन बफे ने उनसे पूछा आपकी एजुकेशन क्या है? तो वो उन्होंने कहा 10th, कि आई एम जस्ट 10th पास। तो वॉरेन बफे ने कहा कि इट्स गुड क्वालिफिकेशन टू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट।
अगर आप कहीं ना कहीं ओवर ज्ञान लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट के कोरिलेशन या मार्केट को समझने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। कोई बता सकता है जब वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की वो किस एज के थे? जी संगीता जी, ये क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। आपकी क्या एज है और आपके गोल्स क्या है वो मैं आपको इन्वेस्टमेंट टूल्स अभी बताऊंगा। तो वॉरेन बफे की एज क्या थी जब उन्होंने स्टार्ट किया? वॉरेन बफे सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने स्टार्ट किया। 11 साल के आसपास की एज से उन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या सबसे पहले क्या समझा? उन्होंने समझा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन तो आपने जानते ही होंगे। ये एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो अगर ये समझ गया वो इसे अर्न कर गया, जो नहीं समझा वो पे करेगा। आज कुछ एग्जांपल मैं आपको ऐसे आपके सामने लूंगा। तो इसलिए मैंने बोला वॉरेन बफे 11 साल के मार्केट में इन्वेस्टमेंट थे, मैं 18 से 19 साल था, कहीं ना कहीं और 8 साल बाद। आज मेरा बेटा 7 साल का है, लेकिन जब वो 1 साल का था मैंने उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। और जब तक वो खुद कमाना नहीं स्टार्ट करता मैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। जैसे वो खुद कमाना स्टार्ट करेगा वो उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट नंबर भी मैं आपको बताऊंगा और वहां तक का गोल। अगर मैं वो चाहता हूं कि वो 60 साल में रिटायरमेंट ना ले, 40 ईयर्स में रिटायरमेंट ले, तो उसके लिए मैंने आज से प्लानिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि यंग जनरेशन है, हम खुद नहीं चाहते हम 60 साल की एज तक काम करें, लेकिन वो हमारी मजबूरी हमें करना पड़ता है बिकॉज हमने अपनी यंग एज में अच्छे से प्लानिंग नहीं की। इसलिए हमें ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। अगर हम अपनी यंग जनरेशन को पहले ही सिखा दे तो उन्हें कम टाइम तक काम करना पड़ेगा और हमसे कहीं ज्यादा वेल्थ उनके पास होगी। तो ये वॉरेन बफे का जो ग्राफ आपके सामने है, वॉरेन बफे का ग्राफ देखिए। लास्ट में जाके आपको ये बड़े बड़े बार्स नजर आ रहे हैं। इन बड़े बार्स का रीजन ये नहीं है कि उनका कोई इन्वेस्टमेंट सडनली बूम कर गया। इस बार का रीजन क्या है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो पैसा उनका पहले 1 लाख पे सपोज 15% बढ़ रहा था, आज वो 1 CR पे 15% बढ़ रहा है, आज वो 10 CR पे 15% बढ़ रहा है, आज वो 20 CR पे बढ़ रहा है। और ऑलमोस्ट वॉरेन बफे वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं और उनका CAGR सिर्फ कितना है? 19%। 19% का CAGR है सिर्फ वॉरेन बफे का। और वो वर्ल्ड के टॉप 10, टॉप के 10 लोगों में आते हैं। ठीक है। अब आप सब, वॉरेन बफे का फोटो आया तो आप सबको पता है वॉरेन बफे ने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया? दैट्स इन स्टॉक मार्केट। तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो एक ये स्लाइड आपके सामने है। जो हमारा इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट 17% का उसका CAGR है। वॉरेन बफे का कितना था? 19%। और ये 17% CAGR हमारे इंडाइसिस का है। इंडाइसिस मीन्स हमारे इंडेक्स। इसकी मैं थोड़ा अभी क्लियरिटी दूंगा। गोल्ड का CAGR है ऑलमोस्ट 13%। जो हमारा बैंक डिपॉजिट है उसका CAGR है 7%। हमारा सेविंग या हमारा LIC उनका CAGR है 6%। तो कहीं ना कहीं जब हमारा इक्विटी 17% दे रहा है तो ऑलमोस्ट जो वॉरेन बफे साहब ने किया इतना रिटर्न तो हमें विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट कुछ समझे मिल रहा है ऑलमोस्ट उसके पास। अगर हमने थोड़ा बहुत समझ के 2% भी एक्स्ट्रा निकाल लिया, साल का 2%, जिसके लिए आपको कोई पूरा दिन मार्केट नहीं देखना, कोई लैपटॉप ओपन नहीं करके बैठना, कुछ नहीं करना। हो सकता है आपको 6 महीने में आपका पैसा एलोकेट करना पड़े, दैट्स इट। तो उसके लिए आपको 17 का 19। तो उसकी एक फिगर देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। आज मेरी एज 37 ईयर्स है। ठीक है। अभी नेक्स्ट मंथ में 38 का हो जाऊंगा। सपोज मेरा
मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जब मैं पैदा हुआ 1 लाख रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, सिर्फ 1 लाख रुपया। ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, इन्वेस्टमेंट टूल भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे हमें करना है। तो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ 16%। 16% का रिटर्न भी मेरे को मिलता, तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज कितनी हो चुकी होती टिल द एज ऑफ 38। 1 लाख की वैल्यू कितनी आ रही है? कोई नंबर बताएगा एक बार? सिर्फ 1 लाख की वैल्यू। आ, उस टाइम पे 1 लाख की वैल्यू होती थी, आज 1 लाख की वैल्यू इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आज आपके फैमिली में या आपका कोई बच्चा होता है, तो आज आप उसके लिए 1 लाख की बजाय 5 लाख या 2 लाख रुपए फॉर लॉन्ग टर्म भी आप इन्वेस्ट करके रखें, तो जब वो 40 साल का होगा, 1 लाख की वैल्यू कितनी है? नियर अबाउट 2.5 CR। 2.5 CR सिर्फ 1 लाख से, और ये पैसा बना है, आगे भी बनेगा इन्वेस्टमेंट। और ये विदाउट, मैं जो रिटर्न आया उससे मैंने कहीं ना कहीं 1% रिटर्न कम लिया है। अगर मैं 17% की कैलकुलेशन करूं, तो ऑलमोस्ट मोर देन 3 CR जाएगा। और विदाउट एनी, इसमें अभी मैंने डिविडेंड इनकम और वो ऐड नहीं किया है, दैट इज नियर अबाउट 2% के आसपास। तो उसको हम डिटेलिंग में अभी लेंगे। तो दैट मीन्स, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो हमें लगता है कि यार ये पैसा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से होता ही क्या है। अगर कोई बच्चा है, आप उसके लिए अभी से 1 लाख रुपए का गिफ्ट उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग का रखो, दैट मीन्स आपने जब वो 40 साल का होगा, उसके लिए 3 से 4 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे, सिर्फ 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई लैपटॉप नहीं देखना, कोई मार्केट नहीं देखनी, कोई स्टॉक नहीं देखना, किसी स्टॉक में भी नहीं किया आपने, ये याद रखना। 1 लाख की वैल्यू हो गई ऑलमोस्ट 2.5 CR। और यही पैसा मैं अगर मंथली में इन्वेस्टमेंट करूं, मंथली, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे आप लोग पीपीएफ और उनमें कर रहे हैं, यही पैसा मैं बहुत सारे टूल्स ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आपको, अगर आप टैक्स सेविंग के लिए करें तो टैक्स सेविंग भी आपकी होगी। मैं एक छोटा सा, सिर्फ 2,000 रुपए मंथली, 2,000 रुपए मंथली में डालूं, वही 16%। और तो यहाँ पे एक बार देखेंगे कितना हो गया। सिर्फ मैंने 40 साल में, 40 साल बहुत बड़ा नंबर होता है, 40 साल में मैंने ऑलमोस्ट 9,60,000 रुपीज पे किया है, सिर्फ 9, 9.5 लाख रुपए, वो भी 40 साल में। 2,000 रुपए महीना की बात कर रहा हूं मैं। और एक बार ये मैच्योरिटी वैल्यू बताएगा कोई, एक बार ये फिगर, कि लास्ट में मेरे को मिलेगा कितना, सिर्फ 2,000 रुपए से। आप में से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको 10 साल, 15 साल किसी एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गए होंगे, किसी को पीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो गए होंगे, किसी को पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो गए। 2,000 से ये कॉर्पस बना है ऑलमोस्ट 8.5 CR, 8.5 करोड़ रुपए, सिर्फ 2,000 से। और मैं हर गोल की प्लानिंग 40 साल की नहीं कर रहा, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने न्यू बोर्न बेबी के लिए, कि अगर आज आपको हैबिट कैसे करनी है अपने अंदर, आपको आज के सेशन के बाद हर चीज में इन्वेस्टमेंट सोचनी है। आपका जॉब इंक्रीमेंट होता है, आपका 10% इंक्रीमेंट होता है, आप 10% मंथली अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। आपके पास कहीं से बोनस आता है, बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, आप उसको लमसम इन्वेस्ट कीजिए।
जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे उतना ही ज्यादा लॉन्ग रन में आपको वो वेल्थ मिलेगी। आज अगर आप एक हुंडई की गाड़ी से चलते हैं और आपने वो पैसे को 10 से 15 साल दिए, तो आप हो सकता है मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है किसी ने अगर 1 लाख रुपए टू नियर अबाउट 2000 के आसपास 1 लाख रुपए की लमसम, मैं अभी बताऊंगा अरोड़ा जी, 1 लाख रुपए की सन 2000 में क्या आती थी, मारुति गाड़ी। और बहुत से लोगों के पास थी, ऐसा नहीं कि 2000 में 1 लाख रुपए नहीं थे। और वो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 24 साल में कितनी हो गई होती है अगर वो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, नियर अबाउट 35 लाख। और वो 1 लाख रुपए की मारुति का आज क्या हश्र होगा, हो सकता हो 10,000 रुपए भी कबाड़ी वाला ना ले। तो आपको हर एक एंगल से इन्वेस्टमेंट सोचना है। इन्वेस्टमेंट सोचना कहाँ पे है, जैसे हमने बताया, सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाता है इक्विटी। इक्विटी से आप क्या समझते हो? इक्विटी से एक ही क्वेश्चन आता है ना हमारे माइंड में, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। और स्टॉक मार्केट आते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार मैं कौन से शेयर में लूं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टिप्स चाहिए, मैं मेरे को कोई टिप देने वाला हो, मेरा फ्रेंड बताने वाला हो, मैं टीवी देखूं, मैं इतना टाइम स्पेंड करूं, मैं बुक्स पढूं, मैं रिसर्च रिपोर्ट पढूं, मैं क्या क्या करूं, तब जाके मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, है कि नहीं? तो ये जो मैं रिटर्न आपको बता रहा हूं, ये रिटर्न किसी स्टॉक का नहीं है, ये रिटर्न है हमारे इंडेक्स का। आपने सुना होगा एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसका इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स। पहले वर्ल्ड वाइड जो हमारी मार्केट वर्ल्ड वाइड रिफ्लेक्ट होती थी, वो होती थी सेंसेक्स से। फिर 1994 के आसपास आया निफ्टी। आजकल निफ्टी ज्यादा पॉपुलर है। ये रिटर्न जो 17% का सीएजीआर मैं आपको बता रहा हूं, ये सीएजीआर हमारे इंडेक्स का है, और विदाउट एनी डिविडेंड। कोई डिविडेंड, अगर मैं इसमें 2% के आसपास की वैल्यू डिविडेंड की एनुअली भी ऐड कर दूं, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वॉरेन बफे साहब। जो वॉरेन बफे जी 19% का सीएजीआर कर रहे हैं, तो आपको बिना मेहनत किए ये सीएजीआर तो हमारी मार्केट दे ही रही है। और ये कौन क्या दे रही है, हमारा इंडेक्स। इंडेक्स में हमारे पास क्या है, निफ्टी। ठीक है। अब निफ्टी में मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को क्या चाहिए, हमारे पास है, किसी ने ईटीएफ, कौन कौन जानता है, मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाया था ईटीएफ के लिए, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में डालेंगे ईटीएफ। ईटीएफ के बारे में किस किस को मालूम है? जी संगीता जी, आपको मालूम है। ओके जितेंद्र जी, ठीक है। तो ईटीएफ क्या होता है, इट्स ए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक सेकेंड, मैं आपको ईटीएफ की थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। ईटीएफ का ग्राफ भी ओपन करके दिखाऊंगा। तो ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ सपोज निफ्टी है, देखिए, सबसे प्लस पॉइंट निफ्टी, अगर मेरे को निफ्टी या किसी स्टॉक में कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले मेरा निफ्टी में सेफ्टी पर्पस क्या है, कोई स्टॉक तो बैंक करप्ट हो सकता है। हमने बहुत सी कंपनियां देखी है जो 1990s में हीरो होती थी कंपनीज, वो आज के टाइम में कहीं पर नहीं है। 2006-8 में जो कंपनीज हीरो होती थी, वो आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी जीरो हो चुकी है। और कुछ कंपनी जो आज आप देख रहे हो, आपको लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगी, हो सकता है 10 साल के बाद इन कंपनी में से काफी सारी कंपनी निकल जाए। तो जो स्टॉक मार्केट में लोगों का बैड एक्सपीरियंस होता है, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, कि आपको नहीं मालूम है, आपका ये प्रोफेशन नहीं है ना, आप अपनी जॉब से 2 घंटे निकाल के डेली रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते। आपको हर
हर महीने 2 महीने कंपनी की बैलेंस शीट वो क्या कमा रही है आप उस पे नजर नहीं रख सकते, आप उसके फंडामेंटल पे अपडेट नहीं रख सकते। तो हमने उससे सबसे बेटर ऑप्शन क्या है आपके लिए, कौन काम कर रहा है, निफ्टी। निफ्टी इंडेक्स, इंडेक्स मैनेजर। अब निफ्टी के अंदर आती है टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, डिपेंड्स ऑन वैल्यूएशन। जो कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है वो निफ्टी में रहती है, खराब परफॉर्मेंस से वो निफ्टी से निकाले भी जाती है। लेकिन इससे आपके पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई स्टॉक एंट्री ले रहा है, कोई स्टॉक एग्जिट कर रहा है, तो आपको नहीं मालूम है कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है कौन सा नहीं। आपको सिर्फ एक निफ्टी की वैल्यू देखनी है कि मैंने ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और मेरा पैसा बढ़ रहा है क्या नहीं। मैं जब मार्केट में काम स्टार्ट किया, निफ्टी ऑलमोस्ट 4000 के आसपास थी 2006 में। 2021 जनवरी 2008 तक 6300 थी। और वहां से निफ्टी 2008 के अंदर ही 6300 से 2200 तक भी निफ्टी आ गई थी। और अगले अब यहां से 16 साल के अंदर हमारा सिर्फ इंडेक्स, जो 2000 का इंडेक्स, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स वहां से हो चुका, 12 गुना। बैंक में भी पैसा डबल होने में कहीं ना कहीं 10 से 12 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 साल में पैसा सिर्फ इंडेक्स में 12 गुना। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब हमारे बात आती है, बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से क्वेश्चन करते हैं सर निफ्टी में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं निफ्टी में, आज या तो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हैं, या बहुत सारे आजकल ऑप्शन ट्रेडर आ गए हैं जो 99% लॉस ही करते हैं। तो निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिया हुआ है ईटीएफ। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो जो निफ्टी ही है, निफ्टी का एक वैल्यू रखा, आज निफ्टी ऑलमोस्ट 22,000 है। तो ईटीएफ का एक उसका 1/10, 1/10 नहीं, ऑलमोस्ट उसका अ, हिस्सा हो गया 90%, 90% के आसपास उसका हिस्सा हमने सिर्फ 10% लिया। ऑलमोस्ट ईटीएफ की वैल्यू है 220 रुपए। दैट मीन्स अगर निफ्टी आज 22,000 है, निफ्टी ईटीएफ की वैल्यू है 220, जो डायरेक्ट कोरिलेट है निफ्टी इंडेक्स से। अगर मार्केट यहां से 24,000 जाएगी तो 220 से वो 240 हो जाएगा। अगर 30,000 मार्केट होगा तो वो 220 से 300 रुपए हो जाएगा। तो एक तो आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। अगर निफ्टी ही आप इन्वेस्ट करने के लिए होता तो निफ्टी 22,000 है और 50 का लोड साइज होता, दैट मीन्स आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप 200 रुपए, 225 रुपए में भी निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसमें मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इसमें लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके, सबसे पहले नो नीड टू चेक बैलेंस शीट, नो नीड टू चेक मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की ग्रोथ देने वाली है, ऐसी है। नो नीड टू चेक, मैं फोंट बड़ा कर देता हूं। नो नीड टू चेक रिजल्ट्स। बहुत से लोग अपने जो इन्वेस्टमेंट के उनके रिजल्ट चेक करते रहते हैं। और इसके अलावा जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में डिविडेंड आएगा, डिविडेंड इनकम, जैसे कंपनी डिविडेंड क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर अपना प्रॉफिट बनाती है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में देती है। तो वो जो डिविडेंड इनकम बटेगी तो वो भी आपको ईटीएफ में वो आपको मिलेगी। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं ईटीएफ के लिए। अब मैं ईटीएफ आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, ईटीएफ उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते। दैट मीन्स आपको नहीं पता मार्केट में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, या कब कौन कंपनी रातों रात खराब हो गई।
बहुत सारी कंपनी के एग्जांपल दिखाऊंगा जो कंपनी मेरे उस टाइम पे पोर्टफोलियो में थी, जिन कंपनीज की वजह से मैंने 12 लाख का लॉस किया 2008 में, आज भी वो कंपनी वही है और मार्केट वहां से 12 टाइम्स बढ़ चुकी है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग स्टॉक मार्केट का नाम आते ही घबरा जाते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में अगर किसी को भी ऑप्शन बताऊं, इवन मेरे पेरेंट्स उस टाइम पे वो भी, उन्होंने भी मेरे को बड़ा अपोज किया कि यहाँ इस फील्ड में नहीं जाना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या इसको एज ए प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन मेरा पैशन था, मैंने वो किया। लेकिन मार्केट हमें पता वोलेटाइल है, लेकिन अगर हमने उस वोलेटिलिटी को ही एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे बेटर रिटर्न देने वाली चीज वर्ल्ड वाइड में कहीं नहीं। आप किसी भी कंट्री की, जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए है, इधर है, तो वहां पे आप देखोगे इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट उन लोगों की ज्यादा है। और एक ये कुछ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडेक्स के रिटर्न मैं बता रहा हूँ, मैं स्टॉक की बात अभी कर ही नहीं रहा, इंडेक्स के रिटर्न बता रहा हूँ। 1979, इट्स बीन ऑलमोस्ट 45-46 ईयर, 46 ईयर्स में सिर्फ 10 साल ऐसे हैं जहां पे मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। और नेगेटिव रिटर्न दिया है वो भी, जो ये 2008 वाला बड़ा ग्राफ देख रहे हो, मैं इसी में फंसा था, यहीं पे सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। अदरवाइज 25% से ज्यादा बाजार कभी नहीं गिरा किसी भी साल में, सिर्फ 2008 में। लेकिन 2009 में बाजार 2081% का रिटर्न, 94% का रिटर्न। और अभी कोविड के बाद के रिटर्न तो आपने देखे ही हैं। और ये रिटर्न कब दिए हैं? डिस्पाइट इंडिया की दो वॉर हुई, कारगिल वॉर एंड पाकिस्तान वॉर, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए चाइना के साथ, फाइनेंशियल स्कैंडल हुए, हर्षद मेहता स्कैंडल हुआ, डॉट कॉम बबल हुआ, 2008 का मार्केट क्रैश आया, असैसिनेशन ऑफ 2 PM इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, 3 रिसेशन आए, अलग अलग गवर्नमेंट बदली, 12 से ज्यादा गवर्नमेंट चेंज हो चुकी हैं, अनफेयर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, डॉट कॉम बबल, कोविड, उसके बावजूद ये सीएजीआर 17% का है। 17% का सीएजीआर हमने अचीव किया है। और इस सीएजीआर को अचीव करने के लिए आपको कहीं कुछ नहीं देखना था, आपको सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देना था। कि मैं अब भी अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सीएजीआर के, तो मेरे लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है। ईटीएफ के मैं अगर आपको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ, हम गूगल पे ही चेक कर लेते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी। आपको निफ्टी 20, यहाँ पे ये निफ्टी 20 का चार्ट है, इसको मैं लॉन्गर पीरियड में लूं तो अभी कितना है, सॉरी निफ्टी, ये निफ्टी इंडेक्स आ गया, निफ्टी 20 अभी है 246। अगर मैं लॉन्गर पीरियड की बात करूं, कोविड के टाइम पर ये कितना था? ऑलमोस्ट 82, 82 रुपीज से 246 विद इन 4 ईयर्स। और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस बिटवीन, आपने किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें कोई फाइनेंशियल स्कैम हो गया, कांड हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इंडेक्स वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट होता है। स्टॉक बहुत सारे आते हैं जाते हैं, लेकिन इंडेक्स कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता किसी भी कंट्री का। आप किसी भी कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देखोगे तो इंडेक्स ऑलमोस्ट हमेशा रिटर्न देता है। लेकिन इन बिटवीन 1990 में निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी थी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 2005 में, 2010 में निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी थी, आपको फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही सिर्फ निफ्टी 20 नहीं, अगर मेरे को बैंकिंग, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया, वो आज से 4 साल पुराने रेट पे है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक में पैसे लगाता 3 साल 4 साल पहले, तो मेरे को कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन बैंक 20 का ईटीएफ देखिए, 2020 में कोविड के टाइम पे 180 था, आज है ये 488। इसमें ऑलमोस्ट आपके जो बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो, बैंक 20 में, वो सारे स्टॉक्स की एक बास्केट है। इसमें सिंगल स्टॉक नहीं है, इसमें स्टॉक की बास्केट है। एचडीएफसी परफॉर्म नहीं कर रहा,
कोटक बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन एसबीआई परफॉर्म कर रहा है, इंडसइंड बैंक परफॉर्म कर रहा है, केनरा बैंक परफॉर्म कर रहा है। तो उनकी वजह से बैंक बैंकिंग स्टॉक ऊपर गए, बैंक निफ्टी ऊपर गया, तो बैंक 20 भी इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है बैंक निफ्टी के साथ। ऐसे ही अगर आपको किसी फार्मा स्टॉक में या किसी इंफ्रा स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, तो ये है इंफ्रा 20। ठीक है, इंफ्रा 20 यहां पर देखिए 250 रुपए से ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का रिटर्न दिया है। उसके अलावा मोदी जी ने अभी 6 महीने 8 महीने पहले स्टेटमेंट दिया था पीएसयू कंपनी के लिए। आपको पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको क्या करना था, पीएसयू में, पीएसयू इंडेक्स, एक सेकंड सॉरी, ईटीएफ, 15 रुपए का इंडेक्स, 87 88, 6 टाइम पैसा, 6 गुना पैसा। आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकारी कंपनी चली कौन सी नहीं चली, आपका पैसा 6 टाइम विद इन 4 ईयर। आपने अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट किया, 4 साल में 6 गुना हो गया पैसा। तो ये वो कंपनीज हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट से जो हम लोग घबराते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप जो कंपनीज में ओनर बन जाते हो। ठीक है, कितने लोगों को पता है कि हम वहां पे ओनरशिप ओन करते हैं। मैंने अगर किसी कंपनी में पर्टिकुलर 1 लाख रुपए लगाया, तो मैं वहां पे ओनरशिप ओन करता हूँ। अब वहां पे वो कंपनी लगी हुई है दिन रात, टाटा जी लगे हुए हैं, महिंद्रा जी लगे हुए हैं, अंबानी जी लगे हुए हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और आपने जो पैसा लगाया हुआ है निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में, तो वो 50 लोग अपनी कंपनीज को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मेरी कंपनी भी निफ्टी 50 में रहे, और वो उनकी कंपनीज रहेगी तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही, तो आपको कुछ नहीं करना कि मैं यार इस कंपनी से एग्जिट करूं, मेरे को डायरेक्ट मेरा निफ्टी का फंड मैनेजर काम कर रहा है, वो अपने आप कंपनी को निकाल देगा, दूसरी कंपनी को अंदर डाल देगा। आप चद्दर तान के सो सकते हो कि मेरा 17% का सीएजीआर चल रहा है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट स्टॉक्स की, तो डायरेक्ट स्टॉक में तो ऐसे रिटर्न है, तो उसके लिए हमें स्किल चाहिए, उस पर भी मैं आऊंगा। अब मेन बात क्या है कि अगर हमने पास्ट में, आप मेरे को कहोगे सर पहले तो हो गया, हमारे हाथ से मौका निकल गया, आप भी मार्केट में जल्दी आ गए, तो अब हम क्या करें। निफ्टी ईटीएफ, अनिल जी, निफ्टी ईटीएफ और निफ्टी 20 एक ही है। अलग अलग कंपनीज जो ईटीएफ, जैसे निप्पॉन का निफ्टी ईटीएफ निफ्टी 20 के नाम से, किसी और कंपनी का दूसरे से होगा, तो ज्यादातर ईटीएफ निप्पॉन के ट्रेड होते हैं मार्केट में। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम आने वाले टाइम के लिए क्या है, अभी इतना सारा टाइम तो निकल गया है, आने वाले टाइम के लिए भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी बुलिश है। अभी राकेश झुनझुनवाला जी को आप जानते होंगे, ही इज नो मोर, वो हमारे बीच नहीं है अब, लेकिन उनका भी विजन था कि इंडिया की अभी ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हुई है। और अगर आप किसी भी बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड वाइड आईएमएफ की स्टेटमेंट देखोगे, तो अगले 15 से 20 साल का विजन इंडिया के लिए बहुत बड़ा है। इन रियल स्टेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कॉर्पस, कैपेक्स, इवन इन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, एसआईपी, जो 10 साल पहले तक एसआईपी का कोई नाम नहीं सुनना पसंद करता था, आज वो एसआईपी भर भर के आ रही है। लगभग 20,000 करोड़ की एसआईपी महीने का इंडिया का बुक हो गया है। अगर आप थोड़ा कुछ अवेयर हो, तो आप हर बार देखते होगे टीवी पे, कहीं सुनते होगे कि एफआईआई इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकाले जा रहे हैं। पहले जब हम ट्रेड करते थे, इन्वेस्ट करते थे, एफआईआई अगर किसी महीने में 20-40 हजार करोड़ रुपए निकाल लेते थे, मार्केट की बैंड बज जाती थी। अभी क्या हो गया है, वो महीने में 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ भी निकाल लेते हैं, दैट मीन मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी हम स्टिल ऑन द टॉप, हम टॉप पर खड़े हैं मार्केट में। बिकॉज हमारा रिटेल इन्वेस्टर अब जाग गया है, वहां पे से पैसा इतना हो गया है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, स्टिल मार्केट में अभी कितना पोटेंशियल है। यूएसए में जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, वहां पर लोग, अगर हम एक कंपैरिजन लेता हूं छोटा सा, 100 रुपीज बैंक में रखते हैं, तो वहां पे 227, 227 रुपए उनके म्यूचुअल फंड या इक्विटी में होते हैं। चाइना में ये नंबर 100 के कंपैरिजन में 160 के आसपास है।
इंडिया में ये नंबर स्टिल अभी अगर हमारा 100 रुपए बैंक में है तो सिर्फ 27 रुपए हमारा इक्विटी या म्यूचुअल फंड में है। तो दैट वे मीन्स अभी इतना सारा पोटेंशियल है, अभी इंडिया की जो रियल वैल्यू अनलॉक होना वो बाकी है। तो आने वाले टाइम को लेके इसलिए मैं बुलिश हूं कि बिकॉज जो हम पास्ट में अपने 5, 10, 20, 30 साल से 16%, 17% का सीएजीआर लेके चल रहे हैं, अगले 15, 20 साल भी बड़े आराम से ये सीएजीआर मिलेगा और हो सकता है इससे ज्यादा मिले। और जैसे अब इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है तो हो सकता है स्टेबल, जैसा बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट आए। स्टेबल गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होती है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट बाजार में आती है तो अगले 5 साल के लिए बाजार एक बेफिक्र हो जाता है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, ग्रोथ के लिए वो अच्छा होगा। तो ये कुछ की फैक्टर हैं जिनके लिए हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको इन्वेस्टमेंट, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। अब इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में बस 5-10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट है। अब जैसे आज जो लोग कोविड के बाद मार्केट में आए हैं, कोविड के बाद वाले लोगों को लगता है कि सर कुछ नहीं, ईटीएफ डायरेक्ट स्टॉक्स अच्छा है, ट्रेडिंग अच्छा है, वो सब अच्छा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मार्केट में आपने अच्छी जगह एंट्री नहीं की और टाइम से एग्जिट नहीं कर पाए ना, तो ये जो कुछ स्क्रीन पे आपके स्टॉक्स आ रहे हैं, इन जैसी हालत भी पोर्टफोलियो की हो जाती है। इवन इन बुल मार्केट कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं फंसा था 2007-8 में। ये आपके सामने स्टॉक है, उस टाइम बड़ा फेवरेट स्टॉक होता था, 10 में से 7 ट्रेडर के अकाउंट में स्टॉक होता था। 350 रुपए का शेयर आजकल 15 से 20 रुपए का चल रहा है। आफ्टर 16 to 17 ईयर्स, 16 से 17 साल के बाद ये शेयर 800 से 900 रुपए का ऑलमोस्ट आज 1, 2 रुपए, 5 रुपए समथिंग के भाव होगा। 2008 से मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यादें मेरे जहन में हमेशा ताजा रहती हैं। और कुछ स्टॉक तो इसमें है ही नहीं, RNRL और इस तरह के काफी सारे नाम थे वो चले ही गए हैं। पंजलोइड चला गया, आर पावर ये आज भी ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास है। सुजलोन आज भी, जो सुजलोन का एग्जांपल आप अभी सुनने लगे हो कि सुजलोन 10 रुपए से 40 रुपए हो गया, लेकिन वो ऑलरेडी 2008 में 400 रुपए होता था। और हमारे पास अब आज भी तो 400 रुपए के इन्वेस्टर की होल्डिंग है, जिनको ये लगा कि नहीं यार मार्केट चल रही है, देर सवेर ये भी रिटर्न देंगे। दैट मीन्स आपने, अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही टाइम पे एग्जिट नहीं लेके और अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं किया, तो कोई गारंटी नहीं है कि बाजार बढ़ने से आपका पैसा बढ़ेगा। ये आपके सामने वही एग्जांपल है। यूनिटेक 500 रुपए का शेयर था, आज शायद 1-2 रुपए का होगा। IFCI ये भी 40 रुपए के आसपास है। GMR इंफ्रा, पंजलोइड ये कंपनी चली गई है, 600 रुपए का शेयर होता था, अगला LNT बोलते थे। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि जिन कि हमें लगता है कि विदाउट नॉलेज, सिर्फ टीवी देखने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से हम पैसा बना लेंगे। अगर गलती से भी एक झटका लगा और आप टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए, तो आपका भी पोर्टफोलियो का हशर ऐसा हो सकता है जो मेरे पोर्टफोलियो का हुआ था। ये ऑलमोस्ट इनमें से हर एक कंपनी उस टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में होती थी, और ये 10 में से 8 लोगों के पोर्टफोलियो में होते थे। अगर कोई उस टाइम के टाइम का इन्वेस्टर आपको मिले तो आप इन कंपनीज के, अगर आप उनके साथ नाम भी शेयर करेंगे तो हो सकता है उसके भी पोर्टफोलियो में ये शेयर्स रहेंगे। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट बढ़ने के साथ आपका पैसा बढ़ेगा। गारंटी किसमें है? अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, इंडेक्स बढ़ा तो वो गारंटी आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। अब अभी तक ये था हमारा 16% का, 17% का रिटर्न। ठीक है। 17% के रिटर्न के लिए आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए मैं बार बार बोलूंगा, ETF में जाओ। आपको बैंकिंग सेक्टर पसंद है, बैंक 20 में जाओ। आपको IT सेक्टर पसंद है, IT 20 में जाओ। ETF निफ्टी पसंद है, निफ्टी 20 में जाओ। ETF होता क्या, निफ्टी वो एक बास्केट ही है, वही निफ्टी है, लेकिन उसको हमने, दैट मीन्स फंड मैनेजर ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट, वो जो इसमें कर सके उसके लिए उन्होंने रीचेबल बना दिया है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो उसका प्राइस सीधा डायरेक्ट निफ्टी का 24,000 ही रखते तो दैट मीन्स आपको एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर सिंगल निफ्टी स्टॉक के लिए भी आपको 22,000 का इन्वेस्टमेंट देना होता।
अभी आप सिर्फ 240 रुपए से पार्टिसिपेशन करके भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें आप मंथली भी कर सकते हो, स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन होता है। आप हो सकता है महीने के 500 रुपए आप निफ्टी में डालो, महीने के 1000 निफ्टी में डालो, महीने के 2000 निफ्टी में डालो। तो दैट मीन्स आपका पैसा सेफ है। और 16-17% का सीएजीआर जो प्रूवन है, उसके लिए आपको कहीं और कोई ज्ञान नहीं लेना। अगर आपको लगता है स्टॉक मार्केट मेरे समझ में नहीं आती या मेरे को नहीं मालूम का, तो आपके लिए ईटीएफ आज के लिए बेस्ट ज्ञान। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा सीख के कर सकता हूं, मैं एंट्री एग्जिट थोड़ा सा मैं लोड ले सकता हूं, तो उसका डिफरेंस अभी समझते हैं। अभी वही पैसा है, ठीक है। मैं ज्यादा आपको ये नहीं कहूंगा आपको बहुत हाई फाई स्किल्ड बनना है। 16 से 17% मार्केट आपको दे रही है। अगर आप इतना सीख जाएं कि मैं मार्केट से थोड़ी सी स्किल लेके आऊंगा, तो थोड़ा सा तो रिटर्न एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करूंगा। तो मैं ज्यादा नहीं, 5 से 6% साल का, 17% तो मेरे को मार्केट दे रही है, मैं 22 से 24% निकालना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मैं वो 24% रिटर्न निकालने की स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेता हूँ, और जो मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन ए मंथ आप खुद बोलेंगे कि सर ये हम निकाल लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। 24% साल का। तो जो पैसा मेरा 1 लाख, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी एज के नंबर से बताया था, 1 लाख मेरी एज में हो रहा था 3.5 CR के आसपास, 2.5 CR सॉरी, 1 लाख की वैल्यू। अगर मैं थोड़ा सा स्किल हो जाऊं, हो सकता है मैं 6 महीने में एक बार अपना पैसा एंट्री एग्जिट करूं, हो सकता है एक बार भी ना करूं। वही पैसा उसी एज में सिर्फ साल के 6% एक्स्ट्रा निकालू तो कितना होगा? एक बार जल्दी से कितने लोग अभी एक्टिव हैं, आप जल्दी से बताइए अभी कितना बड़ा डिफरेंस आ गया सिर्फ साल का 6% एक्स्ट्रा निकालने से। नंबर दोबारा पढ़िए ध्यान से। पहले 2.5 CR था, अभी कितना है? मैंने सीएजीआर डबल नहीं किया, सीएजीआर में सिर्फ साल का 6% एक्स्ट्रा ऐड किया है। इट्स 28.5 CR। इट्स 28 पॉइंट। हमने थोड़ी सी, अब ये नंबर क्यों आया? यही, ये नंबर इस वजह से आया, अगर आपको थोड़ी देर पहले मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात बताई थी, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का ये मैजिक है, जो मेरा 2.5 करोड़ की वैल्यू बन रही थी, वही वैल्यू मेरी 28 करोड़ की बन रही है। ठीक है। अब वही 1 लाख रुपया अगर आप 40 साल के लिए अपने बच्चे के लिए रिटायरमेंट देना चाहते हो, और उसको साल में 1 या 2 बार उस पर नजर डाल लेते हो, आपको रखना वो पैसा ईटीएफ पे ही है। मैं नहीं कह रहा आप स्टॉक में डालो, स्टॉक अब भी नहीं करना। बस ईटीएफ पे साल का 5-6% एक्स्ट्रा निकालने के लिए आपको जब लगा मार्केट महंगी हो गई है, आपने तब वो निकाल लिया, थोड़ा सा सस्ता हुआ, आपने वो पैसा डाल दिया। जैसे हम इंडेक्स में, अगर आपने देखा होगा, मैं भेजता भी हूँ, मेरे को लगा 22,800 से मार्केट 22,000 या 21,800 आएगी, मैंने वही पैसा वहां से निकाल लिया और वो पैसा वहां पे डाल दिया। वही थोड़ी सी महंगी चीज थोड़ी सी सस्ती ले ली, उसके लिए हो सकता है मैंने साल में 2 बार या 3 बार ही काम किया। उसके लिए मैंने कोई फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। आप जो प्रोफेशन बिजनेस जो कर रहे थे वही कंटिन्यू रखो। वही 17, वही जो पैसा था। अब यहाँ पर देखिए, एक टाइम पर जो पैसा मेरा स्टार्टिंग के ईयर्स में इस स्पीड से बढ़ रहा था, कुछ टाइम के बाद जितना पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपका धीरे 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 धीरे, अब यहाँ पर आपका 16 साल में पैसा हुआ ऑलमोस्ट 20 लाख, अगले साल 25 लाख, अगले साल 31 लाख। आप याद रखिए, आपने वन टाइम लमसम किया था 1 लाख रुपए, और आप सालाना कमाने लगे हो 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, और लास्ट में 28 करोड़ रुपए। यही वो मैजिक है जिससे बड़े बड़े लोग, जिनके आपने नाम सुने हैं, वॉरेन बफे साहब, झुनझुनवाला साहब, आर के दमानी साहब, रामदेव अग्रवाल जी,
यही वो मैजिक है जिनके अब नाम बिलियनर में काउंट होते हैं, बिकॉज उन्होंने वो 20-20 30-30 साल अपने इन्वेस्टमेंट को दिए हैं। स्टार्टिंग में वो इतने बड़े लोग नहीं थे कि वहां से वो लोग पहले 50 करोड़ रुपए लेके आए, बड़ी कैपिटल लेके आए, और आज वो हजारों करोड़ के लोग बन गए। उनके उन्होंने वो पेशेंस दिया है, वो पैसा कंपाउंड किया है, उसके बाद उन्होंने ये वेल्थ क्रिएट की है। अब आप ये सोचिए, कौन सोच सकता है कि सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप अपनी रिटायरमेंट के पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सिर्फ 1 लाख, वो भी लमसम इन्वेस्टमेंट, आप ना मंथली डाल रहे ना एनुअली डाल रहे, सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट से आप ये ड्रीम अचीव कर सकते हो। हम में से बहुत से लोग ये मिस कर देते हैं, मैंने भी किए हैं। जब मैं मार्केट में काम करने लगा था, मुझे भी नहीं मालूम था कंपाउंडिंग का मैजिक। मेरी भी किसी ने एलआईसी की कि टैक्स सेविंग के लिए एलआईसी बेस्ट ऑप्शन है। आई वाज नॉट अवेयर कि ये टैक्स प्लानिंग और टैक्स बेनिफिट्स हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो मैंने वहां पे एलआईसी किया। अब उस एलआईसी को ऑलमोस्ट इट्स बीन 15 और 16 ईयर्स, 15 से 16 साल हो गए, मुझे खुद पता नहीं लगा कितनी जल्दी टाइम निकला है। तो 15-16 साल, दैट मीन्स मैं 1.5 लाख रुपए एटीसी में सेव करने के लिए मैंने वो पैसा किया, जिसकी वैल्यू आज डबल भी नहीं है जितना पैसा मिला। और वही पैसा मैं डायरेक्ट ईटीएफ में, या टैक्स सेविंग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी होती है जिसमें हम एटीसी का बेनिफिट मिलता, वो पैसा उसमें डालता रहता, तो वो आज नियर अबाउट 1 CR से ऊपर होता। तो कितना बड़ा लॉस होता है। अब आप ये लॉस की कैलकुलेशन खुद कीजिएगा कि आपने या आपके पेरेंट्स ने ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट टूल्स में जो इन्वेस्ट किया और इतने लॉन्ग टर्म से किया हुआ है, तो कितने करोड़ों का आपका लॉस हो चुका है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में जो मैं बता रहा हूं कि इससे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है ये। हो सकता है देर मार्केट में करेक्शन आए, लेकिन इंडेक्स कभी खत्म नहीं होने वाला। इंडेक्स ओवरऑल तो ऊपर जाना है। निफ्टी, हम लास्ट ईयर 18,000 19,000 भी देख रहे थे, पहले 15,000 भी देख रहे थे, आज 22,000 भी है। लेकिन 100% स्टॉक ऊपर नहीं है। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक ऊपर नहीं है, रिलायंस जैसे स्टॉक ऊपर नहीं है, इवन टीसीएस जैसा स्टॉक 3 साल जो पहले भाव था उस भाव पे नहीं है। विप्रो जैसा स्टॉक जो 700 रुपए का स्टॉक था, आज 450 रुपए का स्टॉक है। तो स्टॉक में गारंटी नहीं है कि आपने पैसा बनाया, लेकिन ईटीएफ में, इंडेक्स में आपने पैसा बनाया, उसकी गारंटी है।